हेलो एवरीवन, मैं हूं सदफ सिद्दीकी। वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। ठीक है, आप सोच रहे होगे मैम आप कहाँ चले गए थे। ठीक है, मैम इंतज़ार कर रहे थे एक सही वक्त का। ठीक है, सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है कभी कभी, तब तक मेहनत लेकिन लगातार करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैम इसलिए इंतज़ार करवा रही थी आप लोगों को, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैम आपकी क्लास लेने वाली है, मोशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोशन का कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिक्स में आपका डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, बट आपका जो चैप्टर है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें आपका इनडायरेक्टली ही वे में यूज़ होगा। ठीक है, तो मैम अगर आपको मोशन पढ़ाती तो आप बोलते कि मैम ये तो हमने 9th में 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है। ठीक है, एक्चुअल में यूज़ इसका समझने के लिए एग्जैक्टली कहाँ पर इनडायरेक्टली वे में फिजिक्स में ये चैप्टर आपका मोशन, ये कंसेप्ट आपका यूज़ हो रहा है, उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए मैम ने थोड़ा सा टाइम ले लिया है। ठीक है, तो लेकिन अब बात आ गई है मोशन की, तो अब हम मोशन में रहेंगे। ठीक है, और आगे के बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद फिर हमें क्लास 12 की फिजिक्स भी तो शुरू करनी है। ठीक है, करनी है ना जल्दी से, तभी तो बोर्ड एग्जाम तक हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और बोर्ड के साथ साथ जो आप लोगों के फर्दर टारगेट्स हैं, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका भी तो ध्यान देना है, राइट। तो हम वापस से शुरू करते हैं मोशन। ठीक है, मोशन की बात मैम ने अभी किसी एक और कॉन्सेप्ट को समझाने में की थी, जब मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक बता रही थी, है ना। मैम ने बताया था ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। स्टैटिक मतलब जब आपकी चीज़ें रेस्ट पे है, ठीक है, और आप मैम ने बताया था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो मैम ने मोशन की बात की थी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैम ने काइनेमेटिक्स लिखा हुआ है। मैम आप मोशन की भी बात कर रहे हो, पहले आपने डायनेमिक्स बताया था, अब आप काइनेमेटिक्स बता रहे हो। सो मच कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तब मोशन फोर्स को भी कंसीडर करता है, बट जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तब मोशन फोर्स को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़ आप लोगों को। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर यूज़ होगी वो भी मैम आपको बताएंगी। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ इसलिए स्पेसिफाई किया है सो दैट आपको समझ में आए कि आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैम पढ़ाती हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जैसे आप आज ही आए हो फिजिक्स की दुनिया में। ठीक है, तो वेलकम है आपका फिजिक्स की दुनिया में। तो फिजिक्स की दुनिया में हम जैसे एंटर करते हैं, हमें पहली चीज़ देखने मिल रही है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स मैम ने बता दिया कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्सेस। ठीक है, अब जैसे ही मोशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप डिस्टेंस कवर अप करोगे वो क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। फिर वेलोसिटी, मैम ने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में आपको पहले भी बताया था, अभी वापस से भी हम उस चीज़ को कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर आता है एक्सेलरेशन, मेन एक्सेलरेशन। यहाँ से हम शुरू करेंगे कहानी अपने क्लास 12th के फिजिक्स का बेस प्रिपेयर करने की। ठीक है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, अब मैम आप कहोगे कि एक डिस्टेंस जो आप कवर अप कर रहे हो। ठीक है, अब एक चीज़ याद आ गई, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ठीक है, आप कहाँ के लिए निकले थे मैम, हम तो निकले थे अपने कोचिंग जाने के लिए। ठीक है, आप कहाँ के लिए निकले थे, आप तो निकले थे अपनी कोचिंग जाने के लिए, लेकिन रास्ते में मैम उसका घर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से निकले कोचिंग जाने के लिए, रास्ते में घर आया, पर मैम आज तो वो छत पे देखी ही नहीं, तो आप सीधे कोचिंग के रास्ते। फिर आपको थोड़ी सी उम्मीद जागी कि कोचिंग में मन तो नहीं लगेगा। ठीक है, आपने यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने यहाँ से 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यहाँ तक आपने 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर आगे भी कोचिंग के लिए आपने 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है,
1 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोचिंग में लेकिन आपका इंटर करने का मन नहीं किया। ये एक बार तो मैम बनता है वापस देखना, ठीक है। तो आप क्या गए, फिर आप वापस से गए, ठीक है। ये आप यहाँ पे वापस आ गए, ठीक है। तो अब आप एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ से यहाँ के लिए गए हो, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है आपका 500 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, पहले आप ये वाला 500 मीटर चले, ठीक है, ये वाला 500 मीटर गए, फिर आप कोचिंग के रास्ते में गए और 500 मीटर, और फिर मैम जब इसकी याद आ गई तो हम और 500 मीटर बैक आ गए, ठीक है। तो तब आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस मैम हमने 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने 1.5 किलोमीटर कवर किया, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखा जाए मोटा मोटा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, डिस्प्लेसमेंट है आपका यहाँ से लेकर के इसके घर तक, जहाँ पे आप रुक गए और आपकी आंखें वो रुक गई, ठीक है। ये 500 मीटर कनेक्ट कर पा रहे हो, मैम डिस्प्लेसमेंट को बेसिक से समझाना चाह रही हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 मीटर, लेकिन डिस्टेंस आपने कितना कवर अप किया है, डिस्टेंस आपने कवर अप किया है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अब आते हैं, होपफुली आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब हम आते हैं वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जा रहे हो एक स्पीड के साथ, तो वो क्या है, आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। स्पीड विद द डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं, वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं स्पीड, अब एक स्पीड पर्टिकुलर डायरेक्शन पे स्पीड, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, ओके। या फिर हम उसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू एस बाई टी। अब समझते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है जब आप किसी स्पीड से जा रहे हो और स्पीड आपकी चेंज हो रही हो, ठीक है, विद द टाइम, तो आपकी क्या होती है, वो एक्सेलरेशन होती है। जैसे आप यहाँ से जा रहे थे बड़े स्लो, यहाँ से आप जा रहे थे एक स्पीड पे, ठीक है, सपोज करिए आप एक स्पीड पे यहाँ से जा रहे थे, ठीक है, फिर यहाँ से भी स्पीड आपकी वो थी सेम थी, लेकिन जब आप यहाँ से बैक आए, ठीक है, एक्साइटमेंट बढ़ गई मैम, एक्साइटमेंट बढ़ गई तो क्या हुआ, आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई, आप ज़्यादा स्पीड में यहाँ से आए, ठीक है। तो जो आपकी स्पीड में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है, आपका एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, आपकी एक्सेलरेशन क्या है, चेंज, ठीक है। ये आपकी है फाइनल वेलोसिटी, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, आपकी वेलोसिटी में जो डिफरेंस आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है, आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका एक्सेलरेशन है। जैसे सपोज आप बाइक या बाइसाइकिल से आप राइड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बाइक या बाइसाइकिल से राइड कर रहे हो, अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप 20 किलोमीटर कुछ टाइम के बाद आप क्या करते हो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, ठीक है, रफ्तार से अगर आप चल रहे हो, तो जो आपका 20 और 40 ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आपकी वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप चेंज कर रहे हो ना, तो वो क्या आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो क्या आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन समझोगे तब तो हम मोशन समझेंगे, मोशन आगे और उसके इक्वेशन ऑफ मोशन समझेंगे, ठीक है। मैम ये क्यों पढ़ा रही हैं मोशन, मोशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 को देखोगे तो वहाँ पर भी ये रिक्वायर्ड है, इसलिए मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का मोशन देखने वाले हो, इसीलिए मैम ने ये टॉपिक, मैम चाहती है कि आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे। अब देखो फिजिक्स में एक चीज़ और होती है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो ना, जब भी आप क्लास 12 के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होता है,
होता ये है कि हम एक फार्मूला रट लेते हैं और उसके बेस पे सोचते हैं कि हमारे सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। ठीक है, व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मेरे साथ भी होता था। एक संडे मुझे सैंपल दिखाए, मुझे लगता था नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं तुरंत आंसर दे दूँगी, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो फिर से नई चीज़ लग रही है, इसमें ये तो वैसे काम कर ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लास 12th में फार्मूला का रट्टा नहीं लगाना है, उसको समझना है। क्लास 12th में समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि सीधे आपने 2-3 वैल्यू सिखाई, देखी, उसको उठा करके सीधे आपने फॉर्मूला में डाला और आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए उसको प्रॉपरली पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, होता है ना, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं, आंसर जो मिला था साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में ये कहानी शुरू होती है एक्सेलरेशन से शुरू होती है और वहीं पर आकर के ख़त्म होती है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज इसीलिए दिए हैं आपको, बाद में ये यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते थे, हमने क्या लिखा था? एक्सेलरेशन लिखा था। क्या लिखा था? एक्सेलरेशन लिखा था मैम। एक्सेलरेशन क्या लिखा था? v माइनस यू अपॉन टी। v क्या था हमारा? v था हमारा फाइनल वेलोसिटी। सपोज आपने उसके घर के पास ब्रेक लगाने से पहले आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपका u क्या है? u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, जिस स्पीड से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी सपोज आपने 10 से किया था या फिर आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर t क्या है? t है आपका टाइम। ठीक है, t क्या है? t इज टाइम। अब ये मैम, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आई कहाँ से? क्या ये आसमान से टपकी है? नहीं, ये आसमान से नहीं टपकी है। देखिए, अभी पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स को यूटिलाइज करते जाइए और इक्वेशन ऑफ मोशन आती जाएगी। ठीक है, अभी क्या किया मैम ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या हो जाएगा? ये AT इक्वल्स टू v माइनस यू। ठीक है, अब हम u को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AT प्लस यू इक्वल्स टू v। तो यही हो गया ना, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। ये है क्या एक्चुअल में? ये फॉर्मूला रट लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ये चीज़ बता रही है आपको कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के इनिशियल वेलोसिटी की, प्लस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन के। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? एक तो हमारा ये u के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक तो ये u के प्रोपोर्शनल है। ये लो, सब गायब हो गया। दिमाग से ऐसे मत गायब करना। ठीक है, दिमाग से ऐसे मत गायब कर देना सब कुछ, कोई बात नहीं, हम स्लो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, v हमारा किसके प्रोपोर्शनल है? एक तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी के और साथ साथ में हमारे एक्सेलरेशन के। ठीक है, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आपका क्या होगा? आपकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आपका क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा? टाइम कम होगा। टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैम हमें वापस से इतना डिटेल में 9th और 10th को नहीं पढ़ना है। हमारा मोटिव है चार्ज पार्टिकल्स को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे एक्सेलरेट करता है उसको समझना। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये भी हमारी कैसे आएगी? ये भी हमारी आएगी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसके थ्रू हम इस इक्वेशन को ला सकते हैं, बट डेरिवेशन का भी मतलब नहीं। मैम ने ये वाली डेरिवेशन इसलिए बताई है ताकि आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूलाइज आपके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपके आसमान से नहीं टपकी है। ठीक है, ये आसमान से नहीं टपकी है, ये इक्वेशन आपकी डेरिवेट हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बात लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन जी थे। न्यूटन जी ने सोचा कि चलो भाई मोशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानी जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? 3 लॉज दिए।
हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है, सबने सुना होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक बार रट्टा लगा लिया लॉ ऑफ इनर्शिया का, फिर दोबारा जब किसी ने पूछा तो भूल गए, अब नहीं भूलना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ रेस्ट पे रखी हुई है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, ठीक है। अगर आपकी कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई हम फोर्स ना लगाएं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये मैं यहाँ पे स्टाइलिस यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो ये स्टाइलिस यहाँ पे रेस्ट पे रखा है तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगा जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगा करके इसको अपने हाथ में ले लूँ, ठीक है। वैसे ही मोशन का एग्जाम्पल समझते हैं। मोशन का एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप किसी बस में बैठे हुए हो, ठीक है, आप बस में बैठे हुए हो तो जो भी चीज़ मोशन में रहती है वो चाहती है मोशन में ही रहना, बट जैसे ही ब्रेक लगता है, फोर्स लगता है तो बस स्टॉप हो जाती है। यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। ये मैम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया आपके चार्ज के मोशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैम का मेन मोटिव ही यही है, आपको क्लास 12th फिजिक्स के लिए बेसिक्स कवर करना, हमें 9th 10th दोबारा से रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और 9th 10th रिपीट नहीं करना है, इसीलिए हमें मेन चीज़ें समझना है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा आपके 3 लॉज हैं इसमें से, लेट मी क्लियर, ठीक है। आपका जो ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ है ये रेयरली यूज़ होता है, बट आपका जो सेकेंड लॉ हो, सेकेंड लॉ आपका मोस्टली यूज़ होता है। सेकेंड लॉ आपका मोस्टली यूज़ होता है क्लास 12 के चैप्टर में, ठीक है। क्लास 12 के चैप्टर में जैसे आपका मोशन में आ जाने से ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्या करता है, चार्ज भी मूव करता है, ठीक है। सो सेकेंड लॉ पे आते हैं। अब मैम ये सेकेंड लॉ क्या है, इनर्शिया वाला लॉ तो मैम समझ में आ गया। अब मैम सेकेंड लॉ क्या है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन है, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। अगर आप किसी चीज़ पर जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अगर आप कोई बॉल लेते हैं, सपोज करिए कि आप एक बॉल ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप बॉल को एक फोर्स लगाते हैं उस पर, ठीक है, उसको पुश करते हैं। अगर आपकी कोई फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल में आप क्या करोगे, पुश करोगे, फुटबॉल को पुश करोगे तो क्या करेगी, बॉल आपकी एक्सलरेट करेगी, ठीक है। बट अगर आप किसी पत्थर को, अगर आप किसी स्टोन को उसी सेम फोर्स से, अगर आपका जो मास है वो अगर सपोज बढ़ जाता है, क्योंकि स्टोन का तो ऑब्वियसली मास ज़्यादा है ना बॉल से, तो क्या होगा, तब फोर्स लगाने पे, तब उस सेम फोर्स लगाने पे वो उतनी एक्सलरेट नहीं होगी, ऊपर से आपके पैर में चोट भी लग सकती है। तो ये ट्राई नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं है कि मैम प्रैक्टिकल, मैम हम तो प्रैक्टिकल लर्निंग में बिलीव करते हैं, हम ट्राई करते हैं, नहीं, पैर नहीं तोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पे आ, अभी सेकेंड लॉ को भी हम डिटेल में भी जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में काम आने वाला है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है मैम, ये तो फेवरेट है मैम, सबसे जल्दी यही याद हुआ था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। ये फोर्सेस हम कंडक्टर में भी यूज होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डिटेल में जो हमारे क्लास 12th फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैम फिर से आप वही ले आए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कैसे आया, ये तो मोमेंटम पे डिपेंड होता है एक्सेलरेशन, ये वहीं से आया है, ये वहीं से आया है बच्चों, ठीक है। अब हमें ये चीज़ मैम, ये चीज़ हमने थोड़ा सा देखा है, ऊपर से देखे थे जब मैम क्लास 12 के चैप्टर्स तब देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू E, यहाँ पर E क्या है, यहाँ पे F क्या है, व्हाट इज F हेयर, F है, व्हाट इज F, F है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज F, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैम लगता है अभी तक तो फिजिक्स देख करके हम डर रहे थे, अब तो स्मार्ट बोर्ड भी डर गया है, स्मार्ट बोर्ड भी हैंग कर रहा है जैसे हमारा दिमाग हैंग कर गया था। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, ठीक है। ठीक है, लेट इट बी।
तो फोर्स यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू हमारा चार्ज है मैम, जिसकी वजह से ये कहानी शुरू हो रही थी। ठीक है, क्यू क्या है आपका, क्यू एक चार्ज है, ई क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्यू क्या है आपका चार्ज है और ई क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ मैम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें मैम पता चलेगा कि चार्ज कैसे एक्सेलरेट करता है, कैसे मूव करता है। मैग्नेटिक फोर्स की जब हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू भी इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स को जब हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स के केस में भी आपका एक्सेलरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें कहीं भी आप जब आप क्लास 12 के चैप्टर्स में देखोगे तो आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये इनडायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा। और इनडायरेक्ट कनेक्शन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ज आपके एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी चीज़ को पुश करेंगे, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, बट हम चार्जेस को पुश नहीं करते। ठीक है, चार्जेस को हम पुश नहीं करते, चार्जेस के पुश करने की जगह हम क्या करते हैं, उसको फील्ड में रखते हैं, वेदर इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको पुश नहीं करते हैं, हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को पुश करते हैं। ठीक है, और चार्ज एक्सेलरेट करता है। कंडक्टर मैम ने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जो करंट को ईजिली फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका बेसिकली आपका चार्जेस क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से मोशन में आ रहे हैं। क्या हो रहा है, मोशन में आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम मोशन पढ़ रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी हमें बहुत नीड है। जब आपको क्लास 12 के चैप्टर्स में कवर अप करूँगी तब आपको समझाऊंगी स्पेसिफाई करके कि हमने ये मोशन का बेसिक्स क्यों पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि अगर अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उसकी डिटेल में जाएंगे तो यू पीपल विल कंफ्यूज कि मैम अभी तो हमने इसकी शुरुआत ही नहीं की है। ठीक है, तो अभी हम बेसिक्स पे रहते हैं, बट रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास 12 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैम ने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसीलिए जब मैम क्लास 12 के चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगी देन यू विल रियलाइज़ कि मैम आपने बहुत अच्छा किया कि हमें बेसिक्स ऑफ मोशन पढ़ा दिया था, क्योंकि हम 9th-10th में पढ़ा हुआ भूल गए थे, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 9th-10th में पढ़े नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, FBD इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्सेस दिखाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, फोर्सेस होते हैं। फोर्सेस को अगर आप कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो तो ऑब्जेक्ट को आप डॉट या बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हो, डॉट या बॉक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, डॉट या बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप उसको डॉट या बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पर वो बात नहीं हो रही, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है चार्जेस की। अगेन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चार्जेस की। अब ये देखिए, इसको समझते हैं। ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे हमारी दो प्लेट्स रखी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है। अब क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। चार्ज कैसे जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं। कैसे जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं। अगर आपके चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो आपका फोर्स कहाँ पे लगेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी मोशन, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, नीचे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ट्राई करेगी राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको साइड में भेजने की। ठीक है, क्या करेगी, इसको साइड में भेजने की, सही रास्ते पे भेजने की कोशिश करेगी। जैसे मैं और सर ट्राई कर रहे हैं कि क्लास 10th और 12th बच्चों को सही रास्ते पर ले आएँ। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सही रास्ते पर आ गए होंगे। ठीक है, सही रास्ते पर चलना है और 12th क्लास के और 10th क्लास के बोर्ड में वोट देना है। ठीक है, और ये करंट क्यों हमारा ऊपर है, क्योंकि जो आपका मोशन, इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट कैसे मूव करता है, करंट आपका
पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, इसीलिए करंट की डायरेक्शन ये, और इसके अपोजिट में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए जब क्लास 12th की प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th की फिजिक्स की प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करेंगे, तब और क्लियर कट समझ में आएगा कि मैम हाँ आप सही कह रहे थे, चार्ज एक्सेलरेट करता है। चार्ज के एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट समझना ज़रूरी था, हमें वेलोसिटी समझना भी ज़रूरी था, हमें न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है वो भी समझना ज़रूरी था। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझते तो एकदम से हम तो इस हिसाब से बैठे थे कि F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स टू क्यू ई। मैम ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बीच में से ये पुराना वाला मास और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब आपके मन में। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट्स करिए, मैम सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही है यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, बट सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं जिसमें हम कुछ ऐसा दूसरा बेसिक टॉपिक कवर अप करेंगे जिससे फिजिक्स क्लास 12th हमें इजी लगने लगे, हमें क्लास 12th फिजिक्स टफ नहीं लगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।